विष्णु ने अपने समाज के बाहर शादी की थी, इसलिए उसे गांव से दूर रहने की सजा मिली थी। विष्णु अपर्णा अपनी बेटी पल्लवी के साथ खाड़ी के पास रहते थे। रोज सवेरे विष्णु मजदूरी के लिए दूसरे गांव निकल जाया करता। रास्ते में वो पल्लवी को उसके स्कूल छोड़ता था। यहाँ घर में अपर्णा अकेली रहती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी उसके पास समय बचता था, इसलिए वो खाड़ी से मछलियाँ पकड़ती। रोज मछलियाँ पकड़ पकड़ कर अपर्णा इस काम में माहिर हो चुकी थी। अब वो अपने हाथ से ही मछलियाँ पकड़ सकती थी। ये हुई ना बात, आज तो मछली फ्राई बनाऊंगी। जो भी मछली अपर्णा खाड़ी में पकड़ती थी, उसे वो घर ले जाकर साफ करके पकाया करती थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, उम्मीद है स्वाद भी अच्छा ही होगा। शाम को जब विष्णु और पल्लवी घर लौटते थे, तो अपर्णा उन्हें खाने के साथ साथ मछली भी देती थी। चक्कर बताइए, आज कैसी बनी है? अम्मी, इसमें चखना क्या है? आपने बनाई है तो जायकेदार ही होगी। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ अम्मी, मैं जब आपके हाथ की बनी मच्छी अपने दोस्तों को खिलाती हूँ ना, तो वो लोग पूरा डिब्बा चट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तेरी अम्मी बहुत अच्छी मछली बनाती है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, मछली तो तुम बहुत ही लजीज बनाती हो पन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। मछली से याद आया, मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज ज्यादा मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार में फरोख्त करूँ। इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बेच तो सकती हो, तुम्हें तो मछलियाँ पकड़ना भी आता है। हाँ, तो कल से ही काम की शुरुआत करती हूँ। अगले रोज अपर्णा ने कई सारी मछलियाँ पकड़ी और फिर उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ रवाना हो गई। ताजी ताजी मछलियाँ, आज की पकड़ी गई बिल्कुल ताजी मछलियाँ। मीठे पानी की मछलियाँ है क्या? नहीं दीदी, खारे पानी की मछलियाँ हैं, खाड़ी की। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कई लोग अपर्णा के पास मछलियाँ देखने आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने मछलियाँ खरीदी। ये देखकर अपर्णा गमगीन हो गई। कोई बात नहीं, आज का पहला दिन है, हो सकता है कि कुछ दिनों में मछलियों की फरोख्त अच्छी हो। अपर्णा ने खुद को दिलासा दिया और टोकरी लेकर घर की जानिब चल पड़ी। अगले रोज भी अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और उन्हें फरोख्त करने के लिए बाजार पहुँची। मछलियाँ ले लो, ताजी ताजी मछलियाँ। आज भी वही हाल था, मछलियाँ बिक ही नहीं रही थी। ऐसा कई रोज तक चलता रहा और फिर अपर्णा पूरी तरह निराश हो गई। वो मछलियों की भरी हुई टोकरी लेकर घर पहुंची। उदास होकर उसने खाना बनाया। विष्णु जब घर लौटा तो वो समझ चुका था कि उसकी बीवी का मूड खराब है। क्या बात है अपर्णा? कि मछलियाँ फरोख्त करके कुछ पैसे कमाऊंगी, पर मेरी मछलियाँ तो कोई खरीदता ही नहीं। अरे, मछलियों की बजाय अगर तुम अपना मछली भात बेचती तो सब खरीदते। आप भी ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। तुम जायकेदार मछली भात बनाती हो और मछलियाँ खुद ही पकड़ती हो, तो तुम कीमत भी कम रख सकती हो। एक बार सोच कर देखो। विष्णु ये बात बोलकर घर के बाहर चला गया और अपर्णा इस बात के बारे में सोचने लगी। सभी लोग मेरी मछली भात की तारीफ करते हैं, तो मैं एक बार कोशिश करके देख ही सकती हूँ। मुझे तो वैसे भी पैसे ही कमाने हैं, मछली से कमाऊं या फिर मछली भात से, क्या फर्क पड़ता है। अब अपर्णा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो एक और कोशिश करने के लिए तैयार थी। अगले दिन अपर्णा ने ताजी मछलियाँ पकड़ ली और फिर उन मछलियों को पकाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अपर्णा ने एक डिब्बे में मछली और दूसरे डिब्बे में भात भर लिया और वो झोला लेकर घर से बाहर निकल गई। अपर्णा बाजार पहुंची। मछली भात, बस 25 रुपए में मछली भात। मछली भात सुनते ही खरीदार खींचे चले आए। ताजा मछली है ना? हाँ,
आज सुबह ही पकाई है। ठीक है, मुझे एक प्लेट दे दो। अपर्णा ने उस आदमी को एक प्लेट मछली भात दे दी। वो आदमी वहीं खड़े रहकर खाने लगा। उसकी मछली की खुशबू फैलने लगी और कई और ग्राहक अपर्णा के पास आए। मुझे भी एक प्लेट देना। जी। जैसे जैसे ग्राहक आते जा रहे थे, अपर्णा सभी को मछली भात देती जा रही थी। वो खुश थी। हर प्लेट के उसे 25 रुपए मिल रहे थे और थोड़ी देर में ही उसका सारा मछली भात खत्म हो गया और वो अपने घर की जानिब चल पड़ी। शाम को जब विष्णु घर आया तो अपर्णा ने विष्णु के सामने जलेबी रख दी। जलेबी? अरे ये किस खुशी में? आप खाइए तो बताती हूँ। वो लोग जलेबी खा रहे थे और अपर्णा ने उन लोगों को आज का किस्सा सुनाया। मैं कहता था ना कि तुम्हारा मछली भात बहुत बिकेगा। अब लाओ, मुझे भी मछली भात खिलाओ। अरे रे, वो तो सारा खत्म हो गया। क्या? और उस रोज से अपर्णा की मछली भात का कारोबार चल पड़ा। लोग इंतजार करते थे कि कब अपर्णा बाजार आएगी। अरे वो देखो, मछली भात वाली आ गई। उसके आते ही उसके आसपास भीड़ जमा हो जाया करती। अपने कमाए हुए पैसों से अपर्णा ने घर की मरम्मत करवाई। विष्णु भी अपर्णा का हाथ बटाने लगा मछली भात बनाकर बेचने में। विष्णु ने मजदूरी करनी छोड़ दी। मियाँ बीवी मिलकर मछली भात बेचने लगे। बाजार में उनकी दुकान भी खुल गई थी। मछली भात का कारोबार चल पड़ा और थोड़ी ही दिनों में पूरे गांव में अपर्णा मछली भात वाली मशहूर हो गई। उसका पूरा परिवार इसी काम में उसका हाथ बटाने लगा। सुधा जी के बेटे के इंतकाल के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। गायत्री तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और मशक्कत से गांव में छोटा सा ढाबा शुरू किया था। अरे बिटिया, खाने की थाली दे दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने खरीदारों को भगवान का रूप मानती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके खरीदारों को भी उसका खाना बेहद पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी लजीज लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा का करम है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहाँ चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा बेमिसाल हैं। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की अकीदमंद थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह कब्ल माँ अन्नपूर्णा की इबादत करती थी, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी अम्मा। मुझे कुछ खाने को दे दो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुम्हें पैसे अदा कर दूंगी। कोई बात नहीं अम्मा जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने फौरन उस ज़ईफ खातून को खाना ला कर दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। लेकिन सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने कारोबार कम हुआ है क्या? नहीं सासू अम्मा, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिखा रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो चाची है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस चाची का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब आखिर इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो रोज मेरे ढाबे पर मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी चले आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है। ये शातिर गांव वाले तुम्हें लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की ख्वाहिश के मुताबिक सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा, अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन गायत्री को इल्म था
कि वो जो भी नेक काम कर रही है वो देवी माँ की ही ख्वाहिश थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ हाजिर हुए। नारायण नारायण, आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो पूरे दिन लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते? अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हश्र देखा। अरे ये क्या, आसपास की सभी दुकानें दुरुस्त हैं, तो सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे में ये तूफान कहाँ से आया? मालूम नहीं सासू माँ। हे माता अन्नपूर्णा, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक ज़ईफा खातून की शक्ल अख्तियार की और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई रोज से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे अश्कों को पोंछा। अम्मा, मेरा चूल्हा तक टूट गया है। अगर मैं आपकी मदद कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस ज़ईफ खातून का पेट भरना चाहती है। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस ज़ईफ खातून के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस ज़ईफ खातून को परोस दिया। वो औरत ने उस सारा खाना खाया। अम्मा, और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको फिर कभी वापस भूख लगे तो यहीं आइएगा। वो ज़ईफ खातून हंस पड़ी और अपने असल हुलिये में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने रूबरू देखकर गायत्री और सुधा दोनों उसके कदमों में गिर गए। हे माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ। और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई गायत्री। तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने हमेशा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा से बरकतें ली और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गईं। पल भर में गायत्री का ढाबा कब्ल से भी बेहतर बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ढाबे के दुरुस्त होते ही खरीदारों की कतार लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और खरीदार खाते गए। उस रोज माँ अन्नपूर्णा के कर्म से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू अम्मा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? हरगिज नहीं। जब माँ अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ इस काम में रुकावट डालने वाली। जय माँ अन्नपूर्णा। देवी माँ के कर्म से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और खरीदारों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। मीलों फासले से लोग खुद जलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा के इस कर्म से खुश हो जाते थे। नरेंद्र दिल्ली में टैक्सी चलाता था। वो रोजाना नई दिल्ली के स्टेशन पर खड़ा हो जाता और स्टेशन से निकल रहे मुसाफिरों से पूछता कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे अंकल? अंकल होंगे तुम्हारे पिताजी, मुझे भाई साहब कहो। अब ठीक है भाई साहब जी, आप कहाँ जाएंगे? झंडे बालान जाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। मैं आपको दर्शन करा दूंगा ना। चलिए टैक्सी में बैठिए।
नरेंद्र का रोजाना इस तरह के लोगों से पाला पड़ता रहता। नरेंद्र को सब कुछ झेलना पड़ता। नरेंद्र की कोशिश रहती कि रात को 9 बजे तक वो घर पहुंच जाए। अरे आ गए आप? नहीं, मैं नहीं आया, मेरा भूत आया। दीपक और कंचन सो गए? नहीं, वो दोनों भूत अभी तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कह रहे थे कि उनका आज का होमवर्क बहुत मुश्किल है, इसलिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प कुछ नहीं होता, हेल्प होता है। हाँ, वही कह रही हूँ। काश शादी करने से पहले मैंने दिमाग लगा लिया होता तो मैंने कम से कम किसी ग्रेजुएट लड़की से शादी कर ली होती। अब दिन भर काम भी मैं करूं और उन दोनों भूतों को भी मैं ही पढ़ाऊं। नरेंद्र जब अपने बच्चों को पढ़ाता तो उसके बच्चे उससे ढेर सारे दिलचस्प सवाल पूछते। पापा, कार और बाकी गाड़ियों के टायरों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? टायरों का रंग काला इसीलिए होता है क्योंकि टायरों को बनाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनका रंग काला होता है। पापा, कुछ बादल काले और कुछ बादल सफेद क्यों होते हैं? काले बादलों में पानी ज्यादा होता है, वो सूरज के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए काले दिखाई देते हैं। जबकि सफेद बादलों में पानी कम होता है, वो प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनका रंग सफेद होता है। ठीक से समझाइए ना। और अच्छी तरह से समझना है तो तुम इस सवाल को अपने स्कूल के टीचर से पूछना। मैं टीचर नहीं हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। बच्चों को सुलाकर नरेंद्र खाना खाने बैठा। सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देते। आप इनका एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दीजिए ना, जहाँ हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता हो। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कमाई में तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही। कैब ऑटो इतने बढ़ गए हैं कि सवारी मिलना मुश्किल हो गया है। 20 लोगों से पूछो तो कई एक सवारी मिलती है। मुझे और बच्चों को छोले कुलचे पसंद है। क्या मैं भी रीना भाभी की दुकान में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दूं? नहीं, दुकान भी चलेगी नहीं और किराया खर्च होगा वो अलग। मैं खुद ही कुछ इंतजाम करूंगा। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग कैब में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कैब में कमाई भी ज्यादा है और सवारियों को जबरदस्ती बिठाने की झंझट भी नहीं है, फोन से बुकिंग हो जाती है। नरेंद्र ने अपनी टैक्सी बेची और बैंक गया। सर, मैं एक कार लोन पर लेना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोलैटरल है? सर, मैं पिछले 10 सालों से टैक्सी चलाता हूँ। कार का उपयोग कैब की तरह करूँगा और समय पर आपका लोन चुका दूंगा। बैंक को तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम्हें लोन भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोलैटरल तो रखना ही पड़ेगा। नरेंद्र के पास अपने मकान के अलावा और कोई जायदाद नहीं थी। उसने अपने मकान पर लोन लेकर कार खरीद ली। कार का लोन जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, इसीलिए अब मैं दिन रात छोटे बड़े सभी रूटों पर काम करूंगा। इसीलिए अगर मैं रात में घर ना आ पाऊं तो परेशान मत होना। नरेंद्र दिन रात कैब चलाने लगा। उसका एक ही मकसद था कि 1 साल के अंदर वो अपने बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे। मौका मिलने पर नरेंद्र कैब में ही सोने की कोशिश करता। उधर उसके बच्चे घर पर नरेंद्र का इंतजार करते रहते। दोनों छत पर बैठकर बादल देख रहे हैं। देखो, वो वाला बादल डायनासोर जैसा लग रहा है और वो वाला बादल कैंडी की तरह लग रहा है। तुम दोनों यहाँ छत पर बैठे बादल देख रहे हो और मैं तुम्हें नीचे गलियों में ढूंढ रही थी। ये लो, मैंने छोले कुलचे बनाए हैं। अरे वाह, छोले कुलचे। मम्मी, बादलों में हमें आकृतियाँ क्यों दिखाई देती हैं? बादलों में कोई आकृति नहीं होती। हमारे दिमाग में जिस चीज की छवि घूम रही होती है, हमें बादलों में वही आकृति नजर आती है। उधर दिन रात कैब चलाने की वजह से नरेंद्र की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन नरेंद्र रात के 1 बजे एक सवारी को हरियाणा लेकर जा रहा था कि तभी उसकी झपकी लग गई। सामने से आ रहा ट्रक ड्राइवर नशे में ट्रक चला रहा था। नरेंद्र की कार और ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक का आगे का हिस्सा लगभग पूरी तरह से दब गया। आसपास के लोगों ने नरेंद्र को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तुम्हें लगभग साल भर तक कोई काम नहीं करना है। कुछ दिनों बाद तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले सकते हो, लेकिन घर पर भी आराम ही करना।
ऐसी हालत में नरेंद्र लोन तो चुका नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद बैंक वाले आ धमके। हम माफी चाहते हैं और तुम्हारा परिवार भी है, लेकिन तुम्हारा घर नीलाम करने के अलावा बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी पापा, हम कहाँ जाएंगे? वहीं जहाँ बादल जाते हैं, तुम्हारी नानी के घर। नरेंद्र गांव में अपने ससुराल आ गया। गीता, हम तुम्हारे परिवार को रहने के लिए जगह तो दे देंगे, लेकिन खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मेरा परिवार आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। मैं छोले कुलचे बेचूंगी और मेरे बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। गीता गांव में छोले कुलचे बेचने की जगह खोजने लगी। शाम को घर लौटकर उसने नरेंद्र को बताया, जी मैंने छोले कुलचे बेचने के लिए जगह खोज ली है। ऐसी जगह तो खोजी है ना जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो और लोगों की नजर पड़ती हो। हाँ, गांव में भीकू हलवाई की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। वो समोसा, पकौड़ी, जलेबी, मिठाई, कचौड़ी सब कुछ बेचता है, लेकिन छोले कुलचे नहीं बेचता। मैं उसके बराबर में ही स्टॉल लगाऊंगी। गीता अगले दिन भीकू हलवाई के पास पहुंची। राम राम चाचा जी। राम राम गीता बेटी, बहुत दिनों बाद गाँव आए हो। बाल बच्चे सब ठीक तो है? जी बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अब मैं गांव में ही रहूंगी। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि क्या मैं आपके बगल में छोले कुलचे का स्टॉल लगा दूं? हाँ लगा लो, मैं तो छोले कुलचे बेचता नहीं, इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गांव वाले मेरा सामान छोड़कर तुम्हारे छोले कुलचे खाएंगे। गीता ने अपने दोनों बच्चों की मदद से एक बड़ी सी मेज पर छोले कुलचे बनाए और बेचने शुरू किए। आइए आइए आइए, बाजार में बाद में जाइए, पहले छोले कुलचे खाइए। गांव में कोई छोले कुलचे नहीं बेचता था, इसलिए गीता का कारोबार चल निकला। अब जो ग्राहक भीकू हलवाई की दुकान पर आते थे, वो छोले कुलचे का भी लुत्फ उठाते थे। जैसे जैसे गीता की कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे भीकू हलवाई को गीता खल रही थी। मेरे सारे ग्राहक इसके ग्राहक बन गए, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। उधर गीता की कमाई बढ़ी तो उसने अपने मायके को छोड़कर किराए पर एक घर ले लिया। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे लगता था कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो अपने दम पर घर संभाल लिया। आपकी कर्मशीलता ने ही मुझे प्रेरणा दी है जी। उधर भीकू हलवाई म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस पहुंचा। उसने म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर को रिश्वत देकर कहा, मेरे दुकान के बगल में सड़क किनारे गीता नाम की एक औरत छोले कुलचे का स्टॉल लगाती है, उसे हटवा देना। 2-4 और दुकानें भी हटवा देना, ताकि गीता को ये ना लगे कि उसकी दुकान किसी ने विशेष रूप से हटवाई है। अगले दिन म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर सड़क पर पहुंचा। दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे, कितने के हैं छोले कुलचे? 20 रुपए के हैं। एक प्लेट मुझे भी खिलाना। छोले कुलचे खाने के बाद ऑफिसर बोला, तुम्हारे छोले तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें अपना कारोबार यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हम सड़क किनारे का सारा अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी रहने दीजिए साहब, अगर मैं यहाँ से कारोबार हटा लूंगी तो मेरी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तुम किराए पर कोई दुकान ले लो। साहब, मेरे पति बीमार हैं, उनकी दवा का खर्च, रहने का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, इन सारी चीजों में ही पैसे चले जाते हैं। मैं दुकान किराए पर नहीं ले सकती। तो मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से अपना सामान हटाओ। अधिकारी ने पूरी सड़क खाली करा दी। दीपक और कंचन ने एक एक भगोना अपने सर पर उठा लिया और वे तीनों घर की ओर चल दिए। दीपक और कंचन ने कभी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज गीता की आंखों में आंसू थे। धूप में चलते हुए गीता बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बच्चे रोने लगे। पास ही में एक गणेश भगवान का मंदिर था। कंचन और दीपक अपनी माँ को उठाकर मंदिर में ले गए और प्रार्थना करने लगे। हे गणेश जी, हमारी मम्मी को ठीक कर दीजिए। हमारे पापा पहले से ही बीमार हैं। अगर माँ भी बीमार हो गई तो हम दोनों को ना तो खाना मिलेगा और ना ही शिक्षा।
तभी अचानक मूर्ति में से भगवान गणेश बाहर निकले। तब गीता को होश आ गया। गणेश भगवान ने गीता को 2 बादल दिए। ये बादल हमेशा तुम्हारी छत पर रहेगा। तुम जब चाहो इनसे छोले और कुलचे निकाल सकती हो। ये बादल संकट में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। दीपक, कंचन और गीता घर की ओर गए। बादल उनके ऊपर ऊपर साथ साथ गया। बादल उनकी छत पर जाकर टंग गया। अगले दिन गीता ने बादल से कहा, बादल बादल छोले दो। बादल से छोले गिरे और भगोना भर गया। फिर गीता ने दूसरी बादल से कहा, बादल बादल कुलचे दो। बादलों से कुलचे गिरे और फिर भगोना भर गया। गीता ने छोले वाला भगोना अपने गले में ढोलक की तरह बांध लिया और कुलचे वाला भगोना कंचन और दीपक पकड़कर साथ साथ चल दिए। वे लोग अब घूम घूम कर पूरे गांव में छोले कुलचे बेचने लगे। पहले गीता का स्टॉल एक ही जगह रहता था, इसीलिए गांव के बच्चे बुजुर्ग सभी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब गीता सभी घरों के आगे से गुजर रही थी, इसीलिए उसकी बिक्री बढ़ गई थी। गीता अपने घर पहुंचकर नरेंद्र से नोट गिनते हुए कहती है, आज तो मजा ही आ गया, बिना लागत के सिर्फ मुनाफा। एक दिन गांव के सबसे बड़े कपड़ों की दुकान पर अपने बच्चों को कपड़े दिलाने गई। वहां पर उसे वो म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर भी मिला। वो भी अपने परिवार के साथ कपड़े खरीदने आया था। म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर ने जब गीता को महंगे कपड़े खरीदते देखा तो उसे अपने ऊपर शर्म आ गई। मुझे माफ कर देना गीता जी, उस दिन मैंने आपकी रोजी रोटी छीन ली थी। दरअसल मैं लालच में आ गया था। भीखू भाई, जिसे तुम ताऊ जी कहते हो, उसी ने मुझे तुम्हारा कारोबार अपने दुकान के बगल से हटाने के लिए रिश्वत दी थी। अच्छा, तो ये बात है। भीखू ताऊ ऊपर ऊपर से मीठा बोलते हैं और अंदर अंदर से मुझसे जलते हैं। उन्हीं ने मेरा कारोबार ठप करवाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उन्हीं की दुकान किराए पर लूंगी। गीता दुकानदार के मालिक के पास पहुंची और उसने दुगने किराए की पेशकश की। दुकान का मालिक तुरंत भीखू हलवाई के पास पहुंचा। भीखू भाई साहब, कल आपको दुकान खाली करनी है। किसी और ने 2 गुने किराए पर ये दुकान ले ली है। लेकिन वो कौन है जो इतना ज्यादा किराया देने को तैयार है? गीता, छोले कुलचे वाली। लेकिन मैं आपकी दुकान बहुत सालों से चला रहा हूँ, आप एकदम मुझे नहीं हटा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दुकान खाली करो। जैसे कभी आंखों में आंसू लेकर गीता को अपना स्टॉल हटाना पड़ा था, उसी तरह आज भीखू को अपनी दुकान खाली करनी पड़ी। भीखू को गांव वालों से पता चल गया कि गीता की छत के ऊपर बादल हैं, जिससे वो छोले कुलचे मांगती है। बादल ही तो है, उड़ा देंगे। भीखू ने एक बहुत ऊंचा और ताकतवर फर्राटा पंखा बनाया और बादलों को उड़ाने की कोशिश की। बादल काफी दूर तक उड़ गए, लेकिन फिर वो उड़कर भीखू के सिर पर आ गए और बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। भीखू भागा भागा फिर रहा था, लेकिन उसके सर पर ओलों की धमाधम बारिश हो रही थी। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे। गीता बेटी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ और अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तब गीता ने बादलों से कहा, बादल छत पर वापस लौट आओ। बादल अपनी जगह पर वापस लौट आए और तब कहीं भीखू की जान छूटी।